हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम आपके लिए यहाँ पर लगातार बीएससी सेकंड ईयर में जो आपकी एक बुक है सेकंड पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, उसके हम लगातार आपको क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं। जिसमें हमने पहला चैप्टर आपकी स्टार्ट किया था प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें कई सारे मेथड रहते हैं, लगभग 8 मेथड आपके इस यहाँ पर इस चैप्टर में आपके हैं। जिसमें आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले अपना 6 मेथड यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने यहाँ पर हमारे जो 5 यहाँ पर मेथड थे कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला मेथड था हमारे यहाँ पर चर पृथक्करण विधि यानी सेपरेशन वेरिएबल मेथड। सेकंड मेथड था हमारा होमोजीनियस इक्वेशन यानी समघात अवकल समीकरण। थर्ड था हमारे यहाँ पर, जल्दी से बताइए कौन सा था, समघात में सम्मानित होने वाली समीकरण यानी रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। फोर्थ मेथड था हमारा रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पर आपका फिफ्थ मेथड था बर्नौली समीकरण यानी बर्नौली इक्वेशन। और आज हमारे यहाँ पर 6 मेथड यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप इसकी पीडीएफ भी हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। देखिए, जहां तक मेरा मानना होता है कि आप यहाँ पर जितना हो सके आप जो मैं यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ आप हाथों हाथ अपने एक रजिस्टर बना लीजिए, उन नोट्स को उतारते जाइए। जो मैं क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रहा हूँ आप उन्हें ट्राई कीजिए। आपकी बुक में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप उन्हें ट्राई कीजिए। यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स को इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए पूरी की, हमने एक सेपरेट यहाँ पर पीडीएफ बना दी है 1 से लेकर 18 चैप्टर तक की। क्योंकि इससे ज्यादा हम यहाँ पर बनाते तो वो पीडीएफ काफी ज्यादा बड़ी हो जाती, क्योंकि वो लगभग आपके 70 पेजों की यहाँ पर आपकी वो पीडीएफ यहाँ पर तैयार हुई है 1 से लेकर 18 क्लास तक की पीडीएफ। तो वो आपको हमारी जो पीडीएफ स्टोर है वहाँ पर आपको जाके वहाँ पर उससे परचेस कर सकते हो। उसका हमने थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस भी रखा है। उसका जो प्राइस है वो हमने मिनिमम से मिनिमम रखा है। जितना उस पीडीएफ स्टोर का मिनिमम प्राइस होता है उससे कम हम रख ही नहीं सकते, तो हमने उतना रखा है। आप जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस है, उसे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर जाके, ठीक है। और अगर आप वहाँ पर ईमेल आईडी अपनी जो जनरल डिटेल है अपना नाम और ईमेल आईडी आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपको जो पीडीएफ है वो अपनी ईमेल आईडी पे भी वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दो तरीके से, एक तो आपके हाथों हाथ ही जैसे आप वहाँ पर पेमेंट करेंगे हाथों हाथ ही यहाँ पर आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, और एक साथ में उसकी एक कॉपी भी आपको ईमेल आईडी पे भी वहाँ पर मिल जाएगी, जो आप पर आप ईमेल आईडी वहाँ पर डालेंगे, ठीक है। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। ये हमने आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर कमेंट है, तो हमने आपके लिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकाल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर आपके जो 5th से लेकर जो बर्नौली समीकरण वाला है यहाँ पर आपका है, उससे लेकर जो आपका 8 मेथड रहेगा अयथार्थ समीकरण, ठीक है, यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसकी हम सेपरेट पीडीएफ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे आपकी यहाँ पर क्लासेस होती जाएगी 8 मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसकी भी पीडीएफ आपको उस पीडीएफ स्टोर पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेथड को आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो उनमें कई क्वेश्चंस यहाँ पर इस यहाँ पर मेथड से यहाँ पर बनते हैं। तो कौन सा यथार्थ अवकल समीकरण है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इसका यहाँ पर आप देखेंगे इसका यहाँ पर फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अगर कोई सी भी आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दिखाई देती है तो वो क्या होगी हमारे यहाँ पर यथार्थ अवकल समीकरण यहाँ पर होगी। लेकिन उसमें एक और यहाँ पर है कि यहाँ पर आप जैसे इसे सॉल्व करते हैं तो उसका जो यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स यहाँ पर आपका आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाते तभी वो आपकी यथार्थ अवकल समीकरण होगी। अगर डायरेक्ट इसमें दे रखा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं है। लेकिन उससे जब आपने सॉल्यूशन करेंगे, जब इन दोनों का आप आंशिक अवकलन करेंगे एम का वाई के सापेक्ष और एन का एक्स के सापेक्ष, वो अगर दोनों इक्वल आ जाता है तब आप कह सकते हैं कि ये यथार्थ अवकल समीकरण होगी। इससे पहचानेंगे कैसे, ये यहाँ पर इक्वल लाएंगे कैसे, वो अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। जैसे आपका ये यथार्थ अवकल समीकरण आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 स्टेपों में अपना आंसर यहाँ पर लाना होगा। वो कौन कौन सी स्टेप है इसे बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो आपकी m की वैल्यू रहेगी, m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप बेटर तरीके से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो आपकी जो m की वैल्यू रहेगी उसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर समाकलन करना होगा यानी इंटीग्रेशन करना होगा, जिसके आप देख सकते हैं। और उस समय हमें यहाँ पर y को क्या मानना होगा, निश्चर मानना होगा, यानी y को इनवेरिएंट मानना होगा। जब मैंने आपको फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स मुझसे यहाँ पर क्लासेस लिया हमारे यहाँ पर एस्टेड ज्ञान चैनल पे, तो उन सबको पता है कि मैंने वहाँ पर जब आपको पार्शियल डिफरेंशियल यानी आंशिक अवकल फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था
कि जब आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब आपको y को क्या मानना होता है, निश्चर मानना होता है, यानी इनवेरिएंट मानना होता है। निश्चर का मतलब क्या होता है कि ये आपका जो y है वो एक तरह अचर की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, यानी कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन कांस्टेंट होगा नहीं, लेकिन उसकी तरह बिहेव करेगा। तो उसे क्या कहते हैं, हम निश्चर कहते हैं, यानी इनवेरिएंट हम यहाँ पर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे y को निश्चर मानते हुए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हमारे यहाँ पर जो ये निकल के आ जाएगी ये वैल्यू, उसका हम क्या कर देंगे, y के सापेक्ष हम यहाँ पर आंशिक अवकलन दोबारा कर देंगे, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना होगा और n को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। आपको जो n वैल्यू आई थी अभी निकालेंगे हम वहाँ पर, तो n वैल्यू में से आपको क्या करना होगा, जो आपने अभी आंसर निकाला सेकंड स्टेप में उसको माइनस कर देना है, और बाहर उसको आपको किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देना है, पूरे का आपको y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देना है। और फिर जैसे आप ये तीनों स्टेप यहाँ पर निकाल लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया था और आपकी जो थर्ड स्टेप में आंसर है, उन दोनों को आपको क्या करना होगा, ऐड यहाँ पर आपको करना होगा। जैसे आप इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो आंसर आया था और थर्ड स्टेप में आंसर आया था, उसको इक्वल किसके रख देना, कांस्टेंट यानी सी के यहाँ पर अचर जो हमारा है उसके हम यहाँ पर इक्वल यहाँ पर रख देना, और फाइनल आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से कई बार आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड यहाँ पर होने वाला है। अब आइए अब हम इसके क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं। अभी आप पहली बार पढ़ रहे तो आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये मेथड काफ़ी ईजी यहाँ पर दिखने लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, सोल्व यानी हल कीजिए x प्लस एच वाई प्लस जी, इस पूरे पे क्या है, डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू 0, जो कि आपकी बुक का ही पहला क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको कहा था सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपकी जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की ये फॉर्म में बिल्कुल है। कैसे है, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू आपकी किस तरह के है, यहाँ पर m की तरह ही है। अभी मैंने आपको कहा था कि ये आपका जो फॉर्मेट है यथार्थ अवकल समीकरण का, वो ऐसा होना चाहिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में यहाँ पर आपके होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे m की जगह ये पूरी वैल्यू हमें दे रखी है, साथ में dx फिर प्लस फिर n की जगह यहाँ पर पूरी वैल्यू दे रखी है, फिर dy इक्वल टू 0। एक बार मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस माइनस होना जरूरी नहीं है। चाहे तो यहाँ पर माइनस आता तो भी यहाँ पर यह हमारी यथार्थ अवकल समीकरण हो जाता। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस को इसके साथ ही ले लेते हैं और वहाँ पर प्लस हम कर देते हैं। ठीक है, यानी जब हम n की वैल्यू निकालते हैं तो हम उस माइनस को ही साथ में ले लेते हैं, तो उस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस आए तो ही वो यथार्थ अवकल समीकरण होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह हमारी यथार्थ अवकल समीकरण में है, लेकिन ये पक्का है या नहीं है वो अभी हमें कंफर्म करना जरूरी है। उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि हम डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चन है, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी m की वैल्यू हो जाती है, हम लिख देते हैं m इक्वल टू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। ये पूरी वैल्यू हमारी कौन सी हो जाती है, यहाँ पर n की वैल्यू हो जाती है। जो dx के साथ आता है वो हमारी m की वैल्यू होती है, जो dy के साथ आता है वो हमारी n की वैल्यू होती है। कई क्वेश्चंस में आपको पहले से यहाँ पर दे रखा होगा, कुछ क्वेश्चन में हमें यहाँ पर dx और dy को अलग करके यहाँ पर हमें यथार्थ अवकल समीकरण बनाना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन हम अभी करेंगे। तो यहाँ पर आपकी m और n की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। किन को इक्वल करना है, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको m का y के सापेक्ष क्या करना होगा, आंशिक अवकल करना होगा, यानी पार्शियल डिफरेंशियल करना होगा। अब मैं बार बार पार्शियल डिफरेंशियल यानी आंशिक अवकलन क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल किसका है, ये आंशिक अवकलन का है। आप सब फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि आंशिक अवकलन और नॉर्मल अवकलन में क्या अंतर होता है। वो अंतर ये होता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो, कि अगर यहाँ पर आप y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसके अलावा जो भी आपके चर है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, जो भी है, आपको उनको क्या मानना होगा, अचर मानना होगा। क्या मानना होगा, अचर यानी कांस्टेंट मानना होगा। होगे नहीं लेकिन मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए एक्स लिखा हुआ है और अभी हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं y के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमारा a भी कांस्टेंट है, एक तरह से a तो हमारा कांस्टेंट होता ही है, और यहाँ पर हमारा x भी क्या होगा, एक
कांस्टेंट ही होगा। और जब हम कांस्टेंट का अवकलन करते हैं यानी डिफरेंशियल करते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। उसके बाद y के सापेक्ष ही हम यहाँ पर आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो इसका आंशिक अवकलन कीजिए, क्या आएगा, h वैल्यू आ जाती है y का 1 हो जाता है, g हमारा कांस्टेंट है तो इसका 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे डेल एम अपॉन डेल वाई क्या निकल के आता है, h हमारे यहाँ पर आ जाता है। उसी प्रकार हमें यहाँ पर n का भी करना होगा। यहाँ पर हमारी n की वैल्यू है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस n की वैल्यू में यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये n लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n का क्या करना होगा, x के सापेक्ष हमें यहाँ पर आंशिक अवकलन करना होगा क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल बताना है। तो हम यहाँ पर डेल n अपॉन डेल एक्स करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको m में हमेशा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है और n में हमेशा आपको x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा, जो कि आप ऊपर फॉर्मेट में देख सकते हैं। अभी हमने आपको फॉर्मेट बताया था यथार्थ अवकल समीकरण का। तो आप जब इसका यहाँ पर आंशिक अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा, यहाँ पर x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट हमारा h बच जाएगा। ये तो पूरा हमारे यहाँ पे b तो पहले से कांस्टेंट होता है और y भी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा क्योंकि हम यहाँ पर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो ये 0 आ जाएगा, f का भी 0 आ जाएगा, तो डेल n अपॉन डेल x हमारा क्या निकल के आ जाता है, h आ जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल y भी आपका h आया है और डेल n अपॉन डेल एक्स भी क्या निकल के आया है, आपका h आया, यानी दोनों ही बराबर है। ये दोनों हमारे एक दूसरे के क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्वेशन आपकी क्या होगी, यथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ चुका है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः यह यथार्थ अवकल समीकरण है, यानी सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपका यथार्थ अवकल समीकरण निकल के आ जाती है उसके बाद मैंने आपको 3 स्टेप बताई थी कि आपको अपना आंसर 3 स्टेपों में यहाँ पर लाना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या थी कि यहाँ पर आपको m का इंटीग्रेशन करना होगा x के सापेक्ष। तो कैसे होगा, यहाँ पर आप देखिएगा हमारे यहाँ पे m की वैल्यू क्या थी। जब मैंने इस क्वेश्चन को कराया था वहाँ पर मैंने m और n की वैल्यू निकाली थी। आप जाके देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मैंने m और n की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी। तो m की वैल्यू क्या थी, हमारी x प्लस एच वाई प्लस जी थी। इसका हमें dx के सापेक्ष यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। कैसे, a हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है, वैसा का वैसा रहेगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एच वाई का अगर आप x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, एच एक्स वाई आ जाएगा। इसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी फर्स्ट वाले में, यहाँ पर आपको y को क्या मानना है, निश्चर मानना है, यानी एक तरह से अचर की तरह व्यवहार होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे y ये दोनों हमारे क्या कांस्टेंट है एक तरह से। तो यहाँ पर अगर हम x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या आ जाएगा, एच एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा, यानी साथ में क्या आ जाएगा, y भी आ जाएगा। फिर प्लस g का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं x के सापेक्ष तो यहाँ पर जी एक्स यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन निकल के आ जाता है। ये बेसिक आपके इंटीग्रेशन होते हैं, आई होप आप सबको आते ही होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारे जो यहाँ पर सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या होती है। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट में आंसर आया ये पूरा, इसका आपको y के सापेक्ष क्या कर देना है, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है। तो हम इसका कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा अगर हम y के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर x क्या होगा, अचर की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर a भी हमारा कांस्टेंट है, x भी हमारा अचर की तरह व्यवहार कर रहा है, 2 तो हमारा कांस्टेंट होता ही है। जब आप इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये पूरा ही क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और साथ में क्या बच जाएगा, एच एक्स यहाँ पर बच जाएगा। जी एक्स यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाता है और यहाँ पर हमारे सेकंड स्टेप में आंसर क्या आ जाता है, एच एक्स हमारे यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेप भी होगी। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है वो देखिए। तो यहाँ पर हमारी जो थर्ड स्टेप है वो तो बिल्कुल ही सिंपल होने वाली। कैसे, यहाँ पर मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था थर्ड इक्वेशन का। यहाँ पर सबसे पहले आपको n की वैल्यू रखनी होती है जो इंटीग्रेशन के अंदर है हमारे n की वैल्यू अभी मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, m और n की वैल्यू निकाली थी। तो वहाँ से आप n की वैल्यू रख दीजिए, ये पूरी थी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पूरी वैल्यू डेल एम डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन m डेल एक्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर निकाली थी आपकी, इसे आप यहाँ पर डी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली, तो यहाँ पर आप क्या निकल के आई थी, यहाँ पर आपकी एच एक्स निकल के आई थी। तो आप इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर एच एक्स यहाँ पर रख सकते हैं। ये फॉर्मूले में माइनस दे रखा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हमारा आ जाएगा। और फिर इसके पूरे का आपको डी वाई के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको कर देना है, यानी समाकलन कर देना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एच एक्स प्लस में और यहाँ पर एच एक्स माइनस का है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं,
कट यहाँ पर हो जाते हैं। और इंटीग्रेशन में क्या बचता है, बी वाई प्लस एफ यहाँ पर बचता है। इसका हमें डी वाई के सापेक्ष यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देना है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है। फिर आपको फाइनल आंसर कैसे निकालना होगा कि आपके जो फर्स्ट में आंसर आया था और जो आपके थर्ड में आंसर आया, उन दोनों को सम करके यानी दोनों को प्लस करके इक्वल टू सी हमें यहाँ पर रख देना है। तो आप देखिए फर्स्ट में हमारे यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमारा आया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, ये आया था हमारे। और थर्ड में हमारे अभी क्या निकल के आया, बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी हमारा थर्ड में आया। तो इन दोनों को क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है। जो हमारा फर्स्ट में आया था और यहाँ पर हमारे जो थर्ड में आया, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, इक्वल टू हमने किसके कर दिया, सी के हमने यहाँ पर कर दिया। वैसे तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया, लेकिन इसे हम यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग, जो आपके बुक में आंसर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे जमा लेते हैं। कैसे होगा, यहाँ पर आपके अपॉन में 2 दे रखा है, यहाँ पर भी अपॉन में 2, तो इस पूरे के हम क्या करते हैं, एलसीएम 2 कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पर आ जाएगा आपके एलसीएम पूरा, तो उसे आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर पी प्लस यहाँ पर 2h एक्स वाई हो जाएगा। नॉर्मल हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है जो कि आप सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस 2h एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस इस बी वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अपॉन में 2 था। तो यहाँ पर ये जो अपॉन में 2 था ये पूरा वो यहाँ पर इस सी के पास यहाँ पर वजगुणा होने यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 2c यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस बी वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस ये 2gx हो जाएगा, फिर प्लस 2fy हो जाएगा इक्वल टू 2c यहाँ पर हमारा आ जाता है। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारे 2c यहाँ पर कांस्टेंट है, ये दोनों ही, तो हम इसे एक नया कांस्टेंट दे देते, k नहीं हम यहाँ पर दे देते, और यही क्या होता है हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर होता है। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप जितनी हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने बुक के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। ऐसे भी 1-2 क्लासेस बाद हम आपको कई क्वेश्चन देने भी वाले, जिसको करके आप यहाँ पर अच्छी तरह प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। और ऐसे हम आपको हर क्लासेस में यहाँ पर क्वेश्चंस कराते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, जिनके आने की संभावना, और जो आपकी बुक के क्वेश्चंस है। आप यहाँ पर बुक अपने ओपन करेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपकी बुक के क्वेश्चंस है, तो आप जितनी हो सके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हम जैसे यहाँ पर क्लासेस आपके लिए यहाँ पर बना देते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। हमने यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ का ऑप्शन भी आपको बता दिया है अभी, ठीक है। आप जाके वहाँ पर पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और उन पीडीएफ से भी यहाँ पर आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप सेपरेट नोट्स बना रहे हैं तो वो तो और अच्छी बात है, आप इससे भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्या है हमारे यहाँ पर सॉल्व यानी हल कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर dy इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये लगातार यूनिवर्सिटियों में पूछा जा रहा है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन देखने को पक्का मिले, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर dy इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पर ये आपके m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है। तो कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इस dx के साथ ही यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो हमारी m की वैल्यू होती है। ये पूरी क्या है हमारी m की वैल्यू है, तो m dx साथ में यहाँ पर क्या आता है प्लस आता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ पर प्लस और माइनस आना जरूरी नहीं है। यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है कि जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आपको इस माइनस को भी n की वैल्यू के अंदर इंक्लूड यहाँ पर करना होगा। जैसे आप इस माइनस को n की वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर प्लस ही होता है आपका, क्योंकि प्लस अगर आप इधर रख देते हैं, इस माइनस को इसके साथ रखते हैं तो प्लस माइनस दोबारा माइनस ही यहाँ पर बनता है। तो हम क्या करेंगे, जब n की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हमें इस माइनस को भी साथ में यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो फॉर्मेट है उसमें प्लस दे रखा है। इसलिए हम n की वैल्यू में क्या करेंगे, इस माइनस को भी हम उसके साथ ही यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर n dy इक्वल टू 0 यहाँ पर आ रहा है, यानी ये जो dx के साथ ये पूरी वैल्यू यहाँ पर ये हमारी m की वैल्यू है, dy के साथ में ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पर ये हमारी n की वैल्यू। आप देख सकते हैं m इक्वल टू ये पूरी वैल्यू हमारे यहाँ पर आ चुकी है। n की वैल्यू क्या आई, माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, हमने यहाँ पर माइनस को भी साथ में ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो m की वैल्यू आती है उसको आपको y के सापेक्ष यहाँ पर क्या करना होता है, आंशिक अवकलन करना होता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर सर हमें m का x के सापेक्ष करना है या n का
वाई के साथ या एक्स के साथ, क्योंकि अभी तो आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, बाद में आप कंफ्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूजन हटाने के लिए अपनी जितनी हो सके इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ में तो अच्छी तरह आ ही गए, हम डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, चाहे हम कितना भी अच्छी तरह से समझा दें, लेकिन जब तक आप इन क्वेश्चनों को खुद ही एक बार ट्राई नहीं करेंगे किसी रफ कॉपी में सॉल्व करके, तब तक आप इसे नहीं सीख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस m का यहाँ पर y के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन। जब आप इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर को क्या मानना होगा, यहाँ पर x को कांस्टेंट यहाँ पर मानना होगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या है, यहाँ पर आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर 2xy का यहाँ पर आप आंशिक अवकलन करेंगे तो y का 1 हो जाता है, और साथ में क्या बचता है, 2x यहाँ पर बचता है, -2x बच गया। वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो -2y यहाँ पर आपके आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से -2 को हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम -2 को कॉमन ले लेंगे, क्वेश्चन में क्या बच जाएगा, आपके x + y यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको इस n का भी क्या करना है, x के सापेक्ष यहाँ पर आंशिक अवकलन करना है, जो कि बिल्कुल सिंपल होने वाला है। सबसे पहले तो ये माइनस दे रखा है, और आप सब जानते हैं कि जब हमें यहाँ पर अवकलन करना होता है तो उसके ऊपर जो अगर होल स्क्वायर या होल की जो भी इसकी पावर होती है, सबसे पहले उस पावर को आगे लाना होता है। तो ये 2 पावर कहाँ जाती है, आपके आगे आ जाती है। फिर 2 में से -1 करेंगे हम यहाँ पर तो दोबारा 1 आ जाएगा, यानी हमारा x + y यहाँ पर बच जाता है। फिर जो भी आपके अंदर ये वैल्यू होती है उनका भी हमें आंशिक अवकलन करना होता है। तो x का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। y तो हमारे यहाँ पर अचर की तरह व्यवहार कर रहा है तो इसका 0 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या बच जाता है हमारा -2, क्वेश्चन में x + y यहाँ पर बच जाता है, क्योंकि आप इसको 1 से इंटू करोगे तो दोबारा यही वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा ∂m/∂y और ∂n/∂x दोनों ही क्या है, इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यही वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी ये वैल्यू, तो ये एक दूसरे की क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। अगर ये एक दूसरे की इक्वल आ चुकी है तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः ये क्या होगी, आपकी यहाँ पर यथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर हमारी होगी। अब आप सोचोगे कि सर कभी ऐसा हो कि ये दोनों एक दूसरे की इक्वल ना आए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो ऐसा हमारा जो हमारा नेक्स्ट मेथड आएगा वो इसी मेथड पे होगा कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना है। लेकिन जो हमारा 6th मेथड है इसमें सभी क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए, यथार्थ अवकल समीकरण वाले ही यहाँ पर होने वाले। ओके, तो जैसे ही आपके यहाँ पर यथार्थ अवकल समीकरण हमारी यहाँ पर आ जाती है, उसके बाद हमें अपना जो आंसर है 3 स्टेपों में यहाँ पर निकालना होता है। पहली स्टेप कौन सी, जल्दी से बताइए। पहली स्टेप होती है यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन करना है m dx से। ठीक है, यानी आपकी जो ये m की वैल्यू है उसका आपको यहाँ पर dx यानी x के सापेक्ष क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी समाकलन करना है। और यहाँ पर ये m की वैल्यू और ये n की वैल्यू, इसका यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पर चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है m का यहाँ पर x के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमारी m की वैल्यू क्या थी, अभी मैंने बताई आपको, x² - 2xy - y², इसका आपको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देना है। कैसे करेंगे, x² का हो जाएगा आपका x³ इंटीग्रेशन करने यानी समाकलन करने पे, फिर माइनस आपका 2y क्या है, कॉन्स्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था जब आप पहले वाले में x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं उस समय आपको y को निश्चल मानना होता है, यानी इनवेरिएंट मानना होता है, यानी एक तरह से अचर ही मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस y को हम यहाँ पर रख देते हैं, 2 को यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसमें हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। x का आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो x² आ जाएगा, माइनस y² का आप यहाँ पर x के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो y² x यहाँ पर आ जाएगा। y तो हमारा कांस्टेंट है, साथ में x भी आ जाता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 आपका कट हो जाएगा, तो x³ माइनस x²y और यहाँ पर माइनस y² यहाँ पर आपका आ चुका है। तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट स्टेप आ गई। उसके बाद में आपके जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आता है उसका आपको y के सापेक्ष सेकंड स्टेप में क्या कर देना है, यहाँ पर आपको अवकलन आंशिक अवकलन यहाँ पर आपको कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप में आंसर आया उसका आपको y के सापेक्ष आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है। यहाँ पर हमारे फर्स्ट में आंसर क्या आया था, ये वैल्यू आई थी, आप देख सकते हैं इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर इसका यहाँ पर आप y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब आप y के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको x को क्या मानना है, अचर यहाँ पर मानना है। तो x का अचर मानेंगे तो इसका अवकलन यानी आंशिक अवकलन करेंगे, आप यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पूरा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। फिर माइनस x² यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि y का तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 1 होगा। फिर यहाँ पर इसका आप y² का करेंगे तो 2y आ जाएगा, साथ में x यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो 2xy यहाँ पर हमारा आ जाता है। यहाँ पर क्या बचता है, -x² - 2xy यहाँ पर बच जाता है। इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं।
क्वेश्चन में क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy यहाँ पर हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप भी निकल गई, सेकंड स्टेप भी निकल गई। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, अभी मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन पहले वाला। तो थर्ड स्टेप में आपको इंटीग्रेशन करना होगा, साथ में यहाँ पर आपको n में से इस पूरी वैल्यू को क्या कर देना है, जो आपका आंसर आया ये उसको माइनस कर देना है, और फिर आपको y के सापेक्ष यहाँ पर पूरा क्या कर देना है, इंटीग्रेशन वहाँ पर करना होगा। काफ़ी सिंपल होने वाला है। एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेकेंड स्टेप में आपके आंसर किस में आया है, माइनस में आया है, यानी बाहर माइनस दे रखा है। और थर्ड स्टेप जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपको पहले से फॉर्मूले में माइनस दे रखा होगा n माइनस में, ठीक है, ये पूरी वैल्यू। तो वहाँ पर n के बाद क्या दे रखा है, माइनस है, वो माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हम डायरेक्ट जो थर्ड स्टेप में वहाँ पर आपको प्लस नजर आएगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि सर वहाँ पर प्लस कैसे आ गया। मैं आपको दोबारा बताने वाला हूँ कि सेकंड स्टेप में आपको जो पूरा है ये माइनस में आया है, और पहले से आपको फॉर्मेट में जो थर्ड स्टेप उसमें माइनस दे रखा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस वहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप थर्ड स्टेप देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन n माइनस जो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर आया था अभी सेकंड स्टेप में, उसको पूरा का यहाँ पर आपको y के हिसाब से इंटीग्रेशन कर देना है। n की वैल्यू क्या होती है मैंने शुरुआत में बता दी थी, माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और अभी मैंने आपको कहा था यहाँ पर फॉर्मूले में क्या दे रखा है, आपको माइनस दे रखा है, और सेकंड स्टेप में आपका माइनस में आंसर आया था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस यहाँ पर आपके हो जाता है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे जो फाइनल आंसर है उसमें डिफरेंस यहाँ पर ला देती है। तो आपको प्लस माइनस का यहाँ पर बिल्कुल ध्यान यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर हमारे आप देखेंगे वैल्यू क्या आई थी हमारी, अभी जो सेकंड स्टेप में आंसर आया था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, इसे लिख देते हैं। फिर यहाँ पर डी वाई दे रखा है, इसे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। आपको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करना है, आप सब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला वो फॉर्मूला लगा देना है उससे, और साथ में बाहर माइनस दे रखा है। तो यहाँ पर जो भी अंदर चिन्ह आएंगे वो सारे किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में यहाँ पर हमारे चेंज हो जाएंगे। तो क्या आता है आपके, माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको भी हमने ओपन कर दिया, यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट हो जाएगा, माइनस 2xy से प्लस 2xy यहाँ पर आपका कट यहाँ पर हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, केवल माइनस वाई स्क्वायर डी वाई यहाँ पर बचेगा। तो इस माइनस को हम बाहर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई यहाँ पर बच जाता है। इसका आपको वाई के सापेक्ष कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, तो क्या आ जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3 यहाँ पर हमारा आ जाएगा इसका समाकलन करने पे। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, फाइनल आंसर लाने के लिए आपको जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया था और जो आपका थर्ड स्टेप में आंसर आया, उन दोनों को प्लस करके इक्वल टू सी यहाँ पर हमें रख देना है। तो फर्स्ट स्टेप में आंसर क्या आया था, जल्दी से बताइए, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई आया था, साथ में माइनस एक्स वाई स्क्वायर भी आया था। ये पूरा ही आपका फर्स्ट स्टेप में आया था, जाके आप देख सकते हैं। और थर्ड स्टेप में अभी क्या आया आपका, माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 आया, तो इसे रख देते हैं, इक्वल टू क्या कर देते हैं हम यहाँ पर सी यहाँ पर हम कर देते हैं। उसके बाद इसको नॉर्मल हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे का हम एलसीएम ले लेंगे, तो अपॉन में 3 आ जाएगा, वो 3 इससे सी से मल्टीप्लाई होकर 3c यहाँ पर बन जाएगा। और जैसे आप इसका एलसीएम लेके इससे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस ये वाई क्यूब, इसको हम इधर लिख देते हैं, फिर माइनस 3x स्क्वायर वाई, क्योंकि जैसे आपने एलसीएम लिया तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू 3c यहाँ पर हमारे आ जाता है। और ये यहाँ पर ये हमारे देखेंगे दोनों यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंट है, तो इसे हम नया कॉन्स्टेंट बना देते, इसे हम k नाम यहाँ पर दे देते। यहाँ पर ये हमारे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस हम इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा, 3xy, यहाँ पर माइनस 3xy को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और क्वेश्चन में क्या बच जाएगा आपका, x प्लस वाई यहाँ पर आपका बच जाएगा, इक्वल टू k यहाँ पर आ जाता है। और ये क्या होता है, हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाता है। तो अभी तक आपने देखे, आपने जितने भी अभी तक मेथड पढ़े उन सब में मेथड में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस करने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो मेथड है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी हमने बारीकी तरीके से आपको समझाया, हर स्टेप को हमने जितना हो सके अच्छी तरह से समझाया, जिससे हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ सके। अगर तब भी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस रहती है वो आप जब पूरी देख लेते हो उसके बाद आप कमेंट करना ना भूलें कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारे लिए ये यहाँ पर सब कुछ होती है, कि जिससे हमें पता लगता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो आपको कमेंट जरूर यहाँ पर करना है, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको हमारे यहाँ पर जो PDF स्टोर है उस पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा, और नेक्स्ट क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।